आज मेरे अपने ससुराल में शादी की पहली रात थी और मेरा पति मेरे लिए बादाम डालकर दूध का गिलास ले आया और मुझे अपने हाथों से पिलाया। मुझे उसकी यह अदा देखकर उनसे बेपनाह मोहब्बत हो गई। ऐसा लगा दुनिया में इनसे अच्छा इंसान और कोई हो ही नहीं सकता। गिलास का दूध पीकर मुझे बहुत तसल्ली होने लगा और नींद आ गई। लेकिन सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरे पैरों पर दुपट्टा बंधा हुआ है। मुझे बेहद परेशानी हुई कि यह सब क्या है। ऐसी अजीब हरकत मेरे साथ पहले कभी नहीं हुई। अभी सोच में बैठी थी कि रोहन कमरे में आया और मेरे पैरों में बंधे हुए दुपट्टे की तरफ परेशानी से देखने लगा और बोला, ये क्यों बंधा हुआ है? पाँव में दर्द है क्या? मैंने उसे अपनी नजरों से उसकी तरफ देखा और बोली कि नहीं, पता नहीं ये कैसे बंध गया। उसने कहा, शायद तुमने नींद में बांधा हो। उसकी बात पर मैं चुप हो गई, क्योंकि अक्सर इंसान नींद में ऐसी उल्टी सीधी हरकत कर लेता है। और मेरे पाँव से दुपट्टा खोलता हुआ वहाँ से चला गया। तभी मैंने देखा कि उसका बेटा चिंटू दरवाजे के बाहर खड़ा मुझे देख रहा है। लेकिन जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी वह वहाँ से भाग गया। उसकी नजरें मुझे बहुत अजीब सी लगने लगी थी। उसके जाते ही मुझे अपने बीते हुए वक्त याद आ गया जब उस आदमी ने मुझे मेरी सारी कमियों के साथ अपनाया था। मेरा नाम रूमी है। मेरे दुख उस वक्त शुरू हुए जब मेरी जिंदगी का बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली थी। लेकिन वह खुशी कैसे मिल रही थी वह एक अलग कहानी है। आज माँ बनने वाली थी। मैंने अपनी मम्मी के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा कि भगवान के लिए मुझे मेरे बच्चे की एक झलक जरूर देखना है। मेरी माँ ने एक मुस्कुराहट के साथ हाँ में सर हिलाया और मेरे सर पर हाथ रखकर प्रार्थना करने लगी। थोड़ी देर में ही भगवान ने मुझे औलाद मेरी झोली में डाल दिया। मुझे इतनी तकलीफ हो चुकी थी कि मैं बेहोश हो गई थी। लेकिन आखिरी आवाज मेरे कान में पड़ी तो वह एक बच्चे की रोने की थी। हाँ, मेरे अपने बच्चे की आवाज। लेकिन उस वक्त मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने बच्चे को देख लूं। ना जाने कितने घंटे सोने के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपनी माँ को सिरहाने बैठे पाया। लेकिन मेरी आंखें पूरे कमरे में उस नन्हे बच्चे को तलाश करने लगी जिसको मैंने अपने कोख से जन्म दिया था। लेकिन जब मुझे उसकी झलक न दिखाई दी तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मेरा बच्चा कहाँ है। पहली बार पूछने पर तो वह चुप रह गई, मगर जब मैंने दूसरी थोड़ी ऊंची आवाज में पूछा तो वह बहुत गुमसुम चेहरे के साथ बोली कि तेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। उनकी बात सुनी थी कि मेरे पूरे जिस्म पर जैसे कोई कयामत बरस पड़ी। मैं एकदम चिल्ला पड़ी और बोली कि आप झूठ बोल रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ कि आप लोगों ने मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत किया है। लेकिन माँ ने मुझे किसी बात का जवाब नहीं दिया। मैं रोती रही, चिल्लाती रही। लेकिन उस वक्त मैं अचानक फिर से बेहोश हो गई। किसी ने मेरे बाजू में एक नशे के इंजेक्शन था। उस इंजेक्शन को लगते ही मुझे दवाई का असर होने लगा और मेरा शरीर नशा से होने लगा और अगले थोड़े ही पलों में मैं एक मर्तबा फिर से बेहोश हो गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो उस वक्त काफी रात हो चुकी थी। मेरे जिस्म में अब हिम्मत बिल्कुल जवाब दे चुकी थी। लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैंने आज हिम्मत हारी तो मैं कभी भी कुछ नहीं कर सकती। मगर मैं धीरे धीरे कदमों से चलती दरवाजे की तरफ बढ़ी। मेरे अंदर की ममता अपने बच्चे से मिलने के लिए तड़प रही थी। अभी मैं कॉरिडोर में ही पहुंची थी कि अचानक मुझे मम्मी पापा की आवाज आई। वह आपस में कोई बात कर रहे थे। मैं खिड़की से उनकी बातें सुनने लगी। मम्मी पापा के सामने बैठी रो रही थी और कह रही थी कि मैं उस गुनाह के लिए अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकती। क्या हो जाता अगर हम उस बच्चे को रख लेते? वैसे भी मुझे बेटे की
बहुत चाह थी मेरी यह चाहत बरखा के बेटे से पूरी हो जाती। सुनते ही मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई थी। मैं नहीं जानती थी कि मैंने बेटे को जन्म दिया है। पापा ने मम्मी को डांटा और कहा कि तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, वह एक बिन ब्याही माँ का बच्चा था, हम दुनिया वालों को क्या जवाब देते। पापा के इस बात ने मुझे अंदर से तोड़ कर रख दिया था। मेरे कदम डगमगाने लगे थे। मुझे उस वक्त अपने माँ बाप दुनिया के सबसे बड़े जालिम नजर आ रहे थे। मैं तो जैसे अपने होशो हवास खो बैठी थी। मैं धीरे धीरे कदमों से वहां से चलती बाहर निकल आई और न जाने किस तरह रोड पर चलने लगी। मेरी आंखों के आगे सिर्फ अपनी माँ बाप का धोखेबाजी वाला चेहरा नजर आ रहा था। कोई अपनी औलाद को इतना बड़ा दुख कैसे दे सकता है। मेरे कानों में अपने बच्चे की चीख सुनाई दे रही थी जो मैंने बस एक ही बार सुनी थी। उसके अलावा मेरा हिम्मत अब और कुछ भी देखने या सुनने के काबिल नहीं था। उन्हीं सोचों में मैं गुम चली जा रही थी। अचानक एक तेज से आती हुई गाड़ी से मैं टकरा गई और जमीन में गिर पड़ी। थोड़े ही पल बाद में अपने होश हवास खो बैठी। मैं नहीं जानती कि अब आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। न जाने कितने घंटे या कितने दिनों बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को एक नरम नरम बिस्तर पर पाया। मैंने थोड़ी सी आंख खोली तो मैंने अपने इर्द गिर्द देखा तो वह एक आलीशान बेडरूम था जिसके अंदर मैं एक बहुत खूबसूरत से बेड पर लेटी हुई थी। मैं एकदम चौंक कर उठ बैठी। न जाने मैं कहाँ आ गई थी और मुझे यहाँ कौन ले आया। मैं बेड से उतरने लगी कि अचानक मेरी नजर बेड की साइड टेबल पर रखी पर्ची पर पड़ी। मैंने उसे उठाया तो उस पर कोई 2-3 लाइनें लिखी हुई थी। वह लाइनें सिर्फ मेरे लिए ही लिखी थी। उस पर लिखा हुआ था कि मैं नहीं जानता आप कौन हैं, लेकिन उस रोज मेरी ही गाड़ी से आपकी टक्कर हुई थी। मैंने गाड़ी रोकी और उतरकर आपके पास आया और आपके सर पर चोट आ चुकी थी, मगर मैं दुनिया वालों को अपनी गलती का एहसास करने के लिए यहाँ लाया। मुझे बहुत जरूरी काम से शहर से बाहर जाना पड़ रहा था। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो फ्रिज में वह सारी चीजें हैं। आप चाहें मेरे आने तक यहाँ रुक सकती हैं और अगर आप जाना चाहें तो उस घर की सारी चाबियां नीचे दराज में पड़ी हैं। यह सब पढ़कर मेरे दिल में अजीब सी तसल्ली की लहर दौड़ने लगी। ये कैसा आदमी था जिसने मुझे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। खैर, मैंने उस ख्याल को सर झटक दिया और पर्ची वापस रख दी। दोबारा बिस्तर पर लेट गई जहां मेरे दिल में अजीब से सवाल उठ रहे थे। वहां भी यही ख्याल आता था कि मैं अपने मसीहा से मिले बगैर नहीं जा सकती थी। करीब करीब 1 हफ्ता बीत गया था। मैं कई बार तो डर जाया करती थी, लेकिन मैं यह भी जानती थी कि इस हवस प्रस्तुत दुनिया में सिर्फ यह एक सुकून का ठिकाना है जहां मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। एक रोज जब मैं सुबह सोकर उठी तो मुझे महसूस हुआ कि बाहर से कोई आवाज आ रही है। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी क्योंकि मुझे लग रहा था शायद वही आदमी आया होगा जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक नौजवान खड़ा था। वह थोड़ी ज्यादा उम्र का था शायद, लेकिन उसने अपने आप को ऐसा रखा हुआ था जैसे कोई नौजवान है। उसने फौरन मेरी तरफ पलट कर देखा और बोला, अब कैसी तबीयत है आपकी? मैं थोड़ी धीरज के साथ बोली कि ठीक हूँ। तब वह मेरे पास आया और बोला कि मुझे लगा आप शायद यहाँ से चली जाएंगी। न जाने क्यों उसकी यह बात सुनते ही मेरे होठों से बेधड़क ये बात निकल गई कि मेरे पास कोई छत नहीं है जहाँ मैं जा सकती हूँ। लेकिन ये कहकर मुझे शर्मिंदगी सी महसूस होने लगी थी। वह मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम रोहन है और आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। आप उस घर में रह सकती हैं।
मैं तो वैसे भी ज्यादा वक्त बाहर ही रहता हूँ। उसकी यह बात सुनकर मुझे बेहद तसल्ली हुई, क्योंकि मुझे वह कोई धोखेबाज आदमी नहीं लग रहा था। मैं तसल्ली हो गई और वहाँ रहने लगी। रोहन अगले रोज वहाँ से चला गया, लेकिन घर पर एक नौकरानी छोड़ गया जो मेरा बहुत ख्याल रखा करती थी। अब वह हफ्ते में एक बार आता और एक दिन रहकर चला जाता। करीब करीब 2 महीने बीत चुके थे। अब अचानक एक रोज मेरे कमरे में आया। उसे यूं अपने कमरे में देखकर मैं चौंक सी गई थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, मैं बस एक जरूरी बात करने आया हूँ। तब मैं उसके चेहरे की तरफ परेशानी से देखने लगी कि उसने मेरे पास क्या जरूरी बात करनी है। तब वह बोला कि मैं जब तुम्हें इस रात देखा था तब से तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं पहले से शादीशुदा हूँ। मेरा एक बेटा है। मेरी बीवी मुझे काफी पहले छोड़कर भाग गई थी। उसकी सच्चाई काफी परेशान कर देने वाली थी, लेकिन मेरी हकीकत तो शायद और भी बुरी थी। उसने मुझसे पूछा कि अब अगर मैं तुमसे इस रिश्ते में बंधना चाहता हूँ तो उससे पहले तुम अपने बारे में भी मुझे कुछ बताओ। मैंने अपनी भीगी हुई आंखें उसकी तरफ देखा और बोली कि मेरा नाम बरखा है और मैं एक मिडिल क्लास लड़की हूँ, लेकिन मेरी बदकिस्मती यही थी कि मैं एक लड़के से मोहब्बत कर बैठी थी और उस मोहब्बत में मुलाकातों का सिलसिला ऐसे बढ़ा कि मैं उम्मीद से हो गई, लेकिन उस लड़के ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया और मुझे बीच मजे धार में छोड़कर चला गया। जब मेरे माँ बाप को इस बात का पता चला तो उन्होंने मुझे बहुत कोसा, मारा, पीटा और फिर बड़ी चुप्पी के साथ उस बच्चे को लापता कर दिया और पैदा होते ही मार दिया। अब मैं ना तो पीछे जा सकती हूँ और ना ही मेरे पास कोई और ठिकाना है, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात का दुख है। मैंने एक बेटे को जन्म दिया है और मैं अपने बेटे का मुंह तक नहीं देख सकी। मुझे ये बात कहते ही उसकी आंखों में चमक उभर आई। वह बोला कि क्या तुमने एक बेटे को जन्म दिया है? मैंने कहा हाँ, मैंने एक बेटे को जन्म दिया है, लेकिन मैं इतनी बदनसीब हूँ कि अपने बेटे की शक्ल तक नहीं देख सकी। उसने कहा कि तुम फिक्र ना करो, हम फिर से शादी करेंगे और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। भगवान तुम्हें फिर से बेटा दे देगा। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत तसल्ली हुई। मुझे उस बात की बहुत खुशी थी कि उसने मुझे मेरी हकीकत के साथ कबूल कर लिया था। अगले ही दिन उसने मुझसे कोर्ट मैरिज करनी थी। अब मैं और वो हम दोनों पति पत्नी थे। मुझे उस पवित्र रिश्ते से कोई समस्या नहीं था। मैं उसकी पत्नी बन चुकी थी और बेहद खुश थी। शादी की पहली रात ही अपने हाथों से मेरे लिए बादाम वाला दूध बनाकर लाया। उसकी यह मोहब्बत मेरे लिए बहुत मायने रखती थी। खैर अगले दिन वह मुझे यहीं छोड़कर कहीं काम से चला गया। मेरे पास एक नौकरानी छोड़ गया था। मेरा वह बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन एक पत्नी को नौकरानी से ज्यादा अपने पति की जरूरत होती है। खैर वह हर हफ्ते आता और मेरे साथ ऐसा प्यार वाला वक्त गुजारता ताकि मैं सब शिकवे गिले भूल जाती। उस सब में एक चीज जो मुझे बहुत सता रही थी वह ये थी कि नौकर नौकरानी मुझे हर रात दूध के गिलास में बादाम डालकर पिलाया करती थी। एक दिन जब रोहन ने गिलास लाया तो मैंने उससे पूछा कि यह दूध रोज पीना जरूरी है। तब उसने मेरी तरफ बढ़ी हुई मोहब्बत से देखा और बोला हाँ, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है ताकि तुम सेहतमंद रहो और हमारा बच्चा भी सेहतमंद हो। उसकी इस बात ने मुझे बहुत खुशी दी थी। कुछ वक्त ऐसे ही गुजरता हुआ चला गया। भगवान की कृपा ऐसी हुई कि मैं कुछ ही दिनों में पेट से हो गई। तब तो रोहन मेरा कुछ और ही ज्यादा ख्याल रखने लगा था और हमेशा मुझसे बेटे की ही ख्वाहिश करता। एक रोज मैं उसके पास बैठी थी। मैंने रोहन से कहा कि मैं तुम्हारे
घर वालों से मिलना चाहती हूँ। तब रोहन ने कहा कि तुम नहीं मिल सकती हो। फिर मैंने उससे जिद किया तो बोला तुमको एक वादा करना पड़ेगा, तब मैं अपने घर वालों से तुम्हें मिलवाऊंगा। मैंने रोहन से बोला ठीक है, मैं वादा करती हूँ, आप बताएं। रोहन कहने लगा तुम्हें मैं अपने दोस्त की बीवी बनाकर घर ले जाऊंगा। जब धीरे धीरे तुम्हें पसंद करने लगेंगे तो मैं खुद यह बात सबको बता दूंगा। इस बात पर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और मैं चुप हो गई। मेरे लिए यह काफी था कि वह मुझे अपने घर ले जा रहा था। अपनी असल छत तले उसी रोज हमने तैयारी शुरू कर दी और अगले दिन उसके घर पहुंच गई। एक लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार हम एक आलीशान हवेली के सामने जाकर खड़े हुए। उस गेट का दरवाजा 2 गार्डों ने खोला। हवेली की शान शौकत पर से नजरें हटाना मेरे लिए मुश्किल था। गाड़ी अंदर हुई तो मैं उस हवेली को देखकर हैरान रह गई थी। वह घर नहीं बल्कि कोई महल था। हाँ, सपनों का महल। वह महल जो हर लड़की अपने ख्वाबों में देखा करती है। मैं इसी हैरानी से गाड़ी से उतरी। रोहन भी मेरे साथ ही था। हम दोनों एक साथ ही हवेली के अंदर एंट्री की। हवेली बहुत आलीशान था। हवेली वाकई किसी बादशाह का घर मालूम होता था। रोहन ने अंदर आकर मुझे अपनी माँ और अपने बेटे से मिलवाया। उसकी माँ ने मुझे बस आशीर्वाद दिया और हमारा हाल चाल पूछकर अंदर चली गई और उसका बेटा दूर से ही मुझे देखता रहा। दूसरी तरफ मुंह करके वह चला गया, जैसे वह मुझसे नाराज हो। मुझे उनकी यह बातें बहुत अजीब लगने लगी थी और रोहन का बेटा मुझे और भी ज्यादा परेशान कर रहा था, क्योंकि उसकी उम्र मुझसे भी 2 साल बड़ी थी और रोहन 40 साल का था। फिर उसका इतना बड़ा बेटा कैसे हो सकता है। खैर, मैंने इन सब बातों को सोचकर साइड कर दिया और रोहन मुझे वहां से कमरे में ले आया और खुद सबके रवैये पर बेहद शर्मिंदा था। लेकिन उस सब को बर्दाश्त करने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं था। वह मुझे जिस कमरे में लाया था वो बेहद खूबसूरत था और बहुत ही आलीशान से सजाया गया था। रोहन ने उस घर में मेरी पहचान उसने अपनी दोस्त की बीवी बताई थी, इसीलिए हम दोनों सबके सामने एक साथ नहीं रह सकते थे। रोहन ने मुझे उस दिन एक ऐसी बात कही कि जो मेरे दिमाग में अजीब से सवाल पैदा करने लगे। उसने कहा कि तुम अपने कमरे से बिना वजह बाहर नहीं निकलना और उस हवेली से बाहर तो कदम भी मत रखना। यहाँ पर पागलों की भीड़ बहुत ज्यादा है जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह सुनकर मुझे बहुत डर महसूस हुआ, लेकिन मैं चुप हो गई। पहली रात वह कमरे में नहीं था, लेकिन अचानक मुझे वहां से सिसकियों की आवाजें आने लगी। मुंह लगने वाला, जैसे कोई औरत की आवाज है और कोई रो रहा है। मैं एकदम डर कर उठ बैठी और मैंने फौरन रोहन को फोन किया। रोहन उसी वक्त कमरे में आ गया। मैं घबराई हुई बेड पर बैठी थी। रोहन को आते ही मैं उसके सीने से लग गई और बोली कि आपको भी रोने की आवाज आ रही है ना? क्या ऐसी आवाजें? तो उसने कहा कि नहीं, मुझे तो कोई रोने की आवाज नहीं आ रही, शायद तुम्हारा वहम होगा। मैं बार बार उसे कहती रही कि नहीं, मेरा वहम नहीं है, लेकिन वह मुझे बार बार झूठला देता। फिर मुझे दूध का गिलास देकर सुला दिया। अब जब मैं उठी तो वह मुझे बार बार वही वहम आ रहा था। आखिर उस घर में ऐसा क्या है जो मुझे कल से बेचैन कर रहा है? फिर दिन की शुरुआत हो चुका था। रोहन का बेटा चिंटू मुझसे बहुत उखड़ा उखड़ा था। मैंने 1-2 बार उससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मुझे नजरअंदाज कर दिया। शायद वह किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। खैर, मैं उस दुपट्टा वाले बात को भूल चुकी थी, लेकिन रात को फिर से जब वह दूध पीकर सोए तो सुबह मेरे पांव इसी तरह बंधे हुए थे। मेरे तो दिल में अजीब से ख्याल उठने लगी थी। अब मुझे हर वक्त सिसकियों की आवाजें आती रहती थी, लेकिन यह जो नया काम शुरू हो गया था उससे मुझे और डर लगने लगा था।
रोहन जैसे ही कमरे में आया, मैंने उसे सारी समस्याएं बताई तो उसके चेहरे पर थोड़ा सा डर महसूस हो रहा था। उसने कहा कि मेरा शक सही निकला। मैं एकदम परेशान हुई और बोला, कौन सा शक? तो उसने कहा कि बहुत पहले इस हवेली में ऐसे ही अजीबोगरीब हरकतें होती थी और हमें पता चलता था कि यहाँ जिन और भूतों का साया है। मुझे लगता है फिर ऐसे ही कोई असर हो रहा है। यह सुनकर एक दिन जैसे मेरे जिस्म से जान ही निकल गई थी। तब रोहन ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे तसल्ली देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, जैसे ही हमारा बेटा पैदा होगा हम यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। रोहन की बातें सुनकर मुझे बहुत तसल्ली हुई। मैंने पानी का गिलास साइड टेबल से उठाकर पीने के लिए हाथ आगे किया तो मुझे खिड़की में चिंटू खड़ा नजर आया। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी वह वहाँ से भाग गया। शायद वह हमारी बातें सुन रहा था। मेरा दिमाग अजीब सी उलझनों में फंसा हुआ था। आखिर यह क्या चक्कर है? मुझे डर भी लग रहा था कहीं चिंटू हम दोनों के बारे में किसी को बता न दे। लेकिन मैंने रोहन से इस बात की जिक्र बिल्कुल भी नहीं की। मैंने रोहन से जरूर ये बात कही कि आप अपने घर वालों की हमारी सच्चाई बता दें, मगर वह मेरी इस बात पर किसी तरह राजी नहीं हो रहा था। यह कहकर टाल दिया कि मैं चिंटू से खुद मिलूंगी। उससे पहले कि मैं उसके पास जाती वह मेरे कमरे में आ गया। उसके चेहरे पर अजीब से मुस्कान के साथ अंदर आया था। जब तक रोहन भी आ गया उसने बड़ी गुस्से की नजरों से रोहन की तरफ देखा और कहा कि तुम अभी इस वक्त इस कमरे से निकल जाओ। उसकी बात सुनते ही चिंटू वहाँ से चला गया, जबकि रोहन मेरी तरफ गुस्से से मुड़ा और बोला कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम उससे बात नहीं करोगी, फिर आखिर क्यों तुमने उसे कमरे में आने दिया? रोहन को इस कदर गुस्सा होते हुए मैंने पहली दफा देखा था। मैंने जल्दी माफी मांगना अच्छा समझा। मैंने उसे कहा कि आप मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मेरी बात पर रोहन चुप हो गया, लेकिन उसके बाद वह मुझ पर कड़ी निगरानी रखने लगा। दूसरी तरफ मेरे अंदर चिंटू से बात करने की लगन और बढ़ गई थी। एक दिन जब रोहन घर पर नहीं था तो मैं खुद चिंटू से मिलने उसके कमरे में चली गई। पहले तो मुझे देखकर हैरान हुआ, लेकिन मैंने जल्दी से उसे कहा कि हैरान मत हो, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आई हूँ। वह मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा और फिर बोला, क्या पूछना चाहती हो आप? मैंने कहा, वह सब जो तुम जानते हो। थोड़ी देर तो चिंटू बिल्कुल चुप रहा और फिर बोला कि मैं जानता हूँ आपके अंदर रोहन चाचा के बीच क्या रिश्ता है। उसके मुंह से रोहन चाचा का शब्द सुनकर मुझे बहुत परेशानी हुई। मैंने उससे कहा कि रोहन चाचा? वह बोला, जी, रोहन मेरे चाचा हैं। मैं उनका बेटा नहीं बल्कि उनके भाई का बेटा हूँ, जिसे उन्होंने बहुत साल पहले जायदाद की हवस में मार डाला था। यह सुनकर मेरे तो जैसे होश उड़ गए थे। मैं उसके तरफ घूरते हुए बोली कि यह तुम क्या बकवास कर रहे हो? तब उसने कहा कि मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, यही सच्चाई है। रोहन चाचा आपसे पहले यहाँ 3 औरतों को ला चुके हैं, सिर्फ ये कहकर कि वह उनके दोस्त की बीवियां हैं। लेकिन यह आदमी उन्हें सिर्फ बेटे की लालच में लाया था और जब बेटे न होते तो वह अचानक गायब हो जाती। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ है। लेकिन एक बात है कि रात के वक्त हवेली में किसी को भी कमरे से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। मैंने कहा, मैं कैसे यकीन कर लूं तुम्हारी बातों का? तब उसने कहा, अगर यकीन नहीं आए तो आज रात कमरे से निकलकर देख लेना। और फिर रोहन चाचा का रवैया मेरे सब सवालों के जवाब दे देगा। और वह दुपट्टा जो आपके पैर में बांधा जाता है सिर्फ इसीलिए बांधा जाता था कि अगर आप उठकर चलने लगी तो गिर जाएंगी और चलने के काबिल न रह जाएंगी। उसके हर शब्द ने मेरे अंदर सनसनी बिखेर दी थी। मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं कड़कती धूप में खड़ी हूँ
मुझे ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं आगे बढ़कर उसका गिरेबान पकड़ लिया और कहा कि मैं जानती हूँ तुम ये सब सिर्फ और सिर्फ बाप का बदला लेने के लिए कह रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन उसने बड़े ही इत्मीनान से अपना गिरेबान छुड़ाया और बोला कि अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आज आप दूध का गिलास मत पीना, क्योंकि उसमें वह नशा मिलाता है और फिर आपके पांव भी बांध देता है। अगर आप उठ भी जाएं तो चल न सकोगे। उसके इस एक नए इशारे ने मुझे बहुत परेशानी में डाल दिया था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने उसे इतना ही कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ, अब मैं संस तक खुद ही पहुंच जाऊंगी। वहां से उठकर चला गया और मेरा दिल प्रार्थनाएं करने लगा, भगवान करे यह सब सच न हो। यह दिन मैंने कैसे गुजारे सिर्फ मैं ही जानती हूँ। रात होने वाला था। रोहन मेरे लिए दूध ले आया। मैंने दूध देते ही कहा कि मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, आज मैं दूध नहीं पीऊंगी। उसने कहा कि यह तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा। मैंने कहा अगर मैंने यह दूध पी लिया और मेरी तबीयत खराब हो गई तो हमारे बेटे को भी कुछ हो सकता है। यह सुनते ही उसने गिलास वापस मेज पर रख दिया और बोला कि ठीक है, जैसे तुम चाहोगी वैसे ही होगा। उसके बाद वह अपने बिस्तर पर लेट गया। मैं जानती थी कि आज वह पहले से ज्यादा चौकन्ना है, अपनी कार्रवाई करेगा। मैं पूरी रात जागती रही। मेरे कानों में सिसकियां बराबर आती रही। रात के 2 बजे का वक्त था जब रोहन बिस्तर से उठकर कमरे से बाहर चला गया। मैं भी दबे कदमों से पीछे चल पड़ी। उसने किचन से कुछ खाना लिया और किचन से बाहर जाकर जमीन से सटा हुआ एक झोंपड़ा बना था, यानी कि तहखाने का दरवाजा हटाया। उससे अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि यह यहाँ नीचे कोई तहखाना है। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, नीचे कोई न देख ले। बहुत तेजी से धड़कने लगा। मैं वहीं से आवाज सुनने लगी। रोहन के अंदर जाते ही सिसकियां खत्म हो गई थी और अंदर से औरतों की आवाजें आने लगी। औरतें रोहन से विनती कर रही थी कि भगवान के लिए हमें यहाँ से निकाल दो, लेकिन रोहन बड़ी गंदी तरीका से हंस रहा था। रोहन उनका मजाक बना रहा था। यह सब सुनकर मेरा जिस्म में जैसे आग लग रहा था। मैं वहां से जल्दी से वापस अपने कमरे में आ गई। तभी चिंटू भी कमरे में आ गया और मेरी तरफ होकर बोला, आपने देखा है ना क्या हो रहा था नीचे? अब भी कोई शक बाकी है क्या? मैंने डरते हुए कहा, नहीं। मैं सर हिला दिया। अब बस मुझे यहाँ से किसी तरह निकलना था। उस वक्त चिंटू और मैंने एक प्लान बनाया। वहां पर पहले बहुत सख्ती हुआ करती थी। मैं रोहन की इजाजत के बगैर बाहर नहीं जा सकती थी। अगले रोज मैंने रोहन से कहा कि मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। तो वह मेरी बात पर राजी न हुआ। लेकिन फिर जब मैंने कहा अगर तुम डॉक्टर के पास न ले गए तो हमारे बेटे को कुछ भी हो जाएगा, यह सुनते ही वह राजी हो गया और मुझे डॉक्टर के पास ले गया। लेकिन मेरे दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। वहां जाकर अभी हम इंतजार कर रहे थे कि अचानक पुलिस ने छापा मार दिया और रोहन के तीनों बीवियों भी उसके साथ ही। शायद वो लोग पहले हमें छुड़ाने आए थे। सब ने रोहन के खिलाफ गवाही दी और रोहन को दिमागी मरीज बताया था। रोहन तो गुस्से में आग बबूला हो चुका था, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। उसे पुलिस पकड़कर ले गई थी। मेरे दिल में एक सुकून की लहर जाग उठी थी। मैं और तीनों औरतें अपने अपने घर लौट गई थी और मैं अनाथ आश्रम में चली गई थी। अब मेरी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं थी। मेरा बच्चा भी मेरे पास ही है। कुछ दिनों बाद चिंटू मेरे पास आया और बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं आपको शुरू से ही पसंद करता हूँ और हमारा रिश्ता नाजायज भी नहीं होगा।
लेकिन सच तो यही था